मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जब हम इस बीमारी के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल अक्सर सामने आता है और वो सवाल जुड़ा है घुटने के नीचे के हिस्से यानी पिंडलियों से। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस बीमारी में पिंडलियां सूज जाती हैं, लेकिन असल में वो पतली हो जाती हैं। ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारी आज की जो बातचीत है वो एक बहुत ही कमाल के लेख पर आधारित है। इसका टाइटल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में पिंडली की मांसपेशियों के क्षय का प्रबंधन। और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मेडिकल जानकारी नहीं है, बल्कि ये उम्मीद और हकीकत के बीच एक पुल बनाने जैसा है। तो आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। पहला, हम इस गलतफहमी को दूर करेंगे कि ये सूजन है। दूसरा, हम इसके पीछे की असली वजह को समझेंगे। और फिर हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। तो चलिए सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं। जब कोई पिंडलियों में बदलाव देखता है तो पहला ख्याल सूजन का ही आता है ना? लगता है जैसे वहां पानी भर गया हो। यह सोचना तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल। और यहीं पर ये लेख सबसे पहली और सबसे जरूरी बात बताता है कि ये सूजन है ही नहीं। देखने में भले ही ये जैसा भी लगे, मेडिकल भाषा में ये एडिमा नहीं है। ये असल में मांसपेशियों का धीरे धीरे गलना है, जिसे हम मसल वेस्टिंग कहते हैं। मसल वेस्टिंग, ये शब्द सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। तो सूजन और मसल वेस्टिंग में बुनियादी फर्क क्या है? एक आम इंसान इसे कैसे समझेगा? इसे समझने का एक आसान तरीका है। देखिए, सूजन, जिसे हम एडिमा कहते हैं, वो तब होती है जब शरीर के किसी हिस्से में एक्स्ट्रा फ्लूइड या तरल पदार्थ जमा हो जाता है। अच्छा, जैसे किसी चोट के बाद होता है? बिल्कुल। वो एक तरह से कह सकते हैं एक अस्थायी मेहमान है। सही दवा या इलाज से ये कम हो सकता है, आता है और चला जाता है। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। वो घर की दीवारों के टूटने जैसा है। यहाँ मांसपेशी के रेशे, मतलब मसल फाइबर्स, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है जो समय के साथ बढ़ती है और इसे पूरी तरह से पलटा नहीं जा सकता। मतलब ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो जमा हो रही है? नहीं, बल्कि अंदर से ही कुछ कम हो रहा है। लेख में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि शरीर उन टूटे हुए मसल फाइबर्स की जगह नए फाइबर्स नहीं बना पाता। और कमाल की बात यह है कि उनकी जगह फैट या कोई दूसरा टिश्यू भी नहीं ले रहा, जैसा कि कुछ और बीमारियों में होता है। सही बात है। नतीजा ये होता है कि मांसपेशी का पूरा आकार ही सिकुड़ने लगता है। इसीलिए वो हिस्सा सूजा हुआ नहीं, बल्कि पतला और कमजोर दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने इस गलतफहमी को तो दूर कर दिया। लेकिन सच कहूं तो ये जानने के बाद कि ये मांसपेशियों का सीधा नुकसान है, मन में और भी ज्यादा चिंता होती है। सवाल उठता है कि फिर हम कर क्या सकते हैं? क्या हम बस इसे होते हुए देख सकते हैं? और यही वो सवाल है जो इस लेख को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। वो एक ईमानदार सच्चाई सामने रखता है। वो साफ कहता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मांसपेशियों के इस नुकसान को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। ये इस बीमारी की प्रकृति है। लेकिन बहुत बड़ा और जरूरी है, सही देखभाल और मैनेजमेंट से इसकी रफ्तार को काफी धीमा किया जा सकता है। हम इस ट्रेन को रोक नहीं सकते, पर हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो फिर इसी पर गहराई से बात करते हैं। वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से कदम हैं जो इस स्पीड को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं? लेख में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। हाँ, सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात है हल्की लेकिन नियमित एक्सरसाइज। हाँ, आमतौर पर कोई भी सोचेगा कि अगर मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं तो उन्हें पूरा आराम देना चाहिए। सही बात है, ताकि वो और ना टूटें। लेकिन रिसर्च ठीक इसका उल्टा बताती है। अगर आप पूरी तरह से हरकत बंद कर देते हैं तो मसल वेस्टिंग की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसे डिसयूज एट्रोफी कहते हैं। एक मिनट, आपने हल्के व्यायाम की बात की, जो समझ में आता है। लेकिन जब मांसपेशियां पहले से ही कमजोर हैं तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज खतरनाक नहीं हो सकती? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई, और इसीलिए हल्के शब्द पर इतना जोर है। यहाँ जिम जाकर वजन उठाने की बात नहीं हो रही है। लेख में बहुत सरल उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक कुर्सी पर बैठे बैठे या बिस्तर पर लेटे हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करना, या फिर अपने टखने यानी एंकल को आराम से गोल गोल घुमाना। अच्छा। इन छोटी छोटी हरकतों से मांसपेशियों में खून का दौरा बना रहता है और वो एक्टिव रहती हैं। मकसद उन्हें थकाना नहीं, बस उन्हें ये याद दिलाना है कि वो अभी भी इस्तेमाल में है। ठीक है, ये समझ आया। एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेचिंग का भी जिक्र है। मुझे हमेशा लगता था कि स्ट्रेचिंग कमजोर मांसपेशियों पर और ज्यादा तनाव डाल सकती है। क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? फिर से एक बहुत जायज सवाल, और इसका जवाब है स्ट्रेचिंग करने के तरीके में।
यहाँ हम एथलीट वाली स्ट्रेचिंग की बात नहीं कर रहे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक बड़ी समस्या होती है कॉन्ट्रैक्चर्स की। कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब जिसमें मांसपेशियां और टेंडन छोटे और सख्त हो जाते हैं। इससे जोड़ों की मूवमेंट रुक जाती है। तो ये हल्की स्ट्रेचिंग इसी जकड़न को रोकने के लिए है। अच्छा, तो ये कैसे की जाती है? लेख में एक तरीका बताया गया है कि आप एक तौलिए या किसी स्ट्रैप को पैर में फंसाकर पिंडली को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच सकते हैं। और सबसे जरूरी नियम, क्या? जहां दर्द महसूस हो वहीं रुक जाएं। दर्द का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्य लचीलापन बनाए रखना है, मांसपेशियों को खींचकर लंबा करना नहीं। व्यायाम और स्ट्रेचिंग के अलावा ब्लड सर्कुलेशन की भी बात की गई है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इससे और भी समस्याएं हो सकती हैं। इसे बेहतर बनाने के लिए लेख में कुछ बहुत आसान उपाय बताए गए हैं, जैसे बहुत देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठें। थोड़ा हिलते डुलते रहें। हाँ, हर घंटे में थोड़ा हिल डुल लें। लेटते समय पैरों के नीचे एक तकिया रख लें ताकि वो थोड़े ऊंचे रहें। इससे खून को वापस दिल की तरफ जाने में आसानी होती है। और कंप्रेशन सॉक्स के बारे में क्या वो मदद कर सकते हैं? हाँ, वो मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी है। कंप्रेशन सॉक्स का इस्तेमाल कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि गलत साइज या गलत तरह के मोजे फायदे की जगह नुकसान कर सकते हैं। वो सर्कुलेशन को और भी बाधित